हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आज आप लोग जनरल स्वास्थ्य पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे और यह अंतिम पार्ट होगा इस अध्याय का। और यूनिट की बात करें हम तो यूनिट 1 रिप्रोडक्शन का भी ये अंतिम अध्याय था, है ना। था नहीं है, अभी है, चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और आज के बाद ये टॉपिक पूरा होगा, इसके बाद आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा और अध्याय 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यूनिट 1 के अंतर्गत ही 1 2 3 4 अध्याय है, ये अंतिम अध्याय चल रहा है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक का नाम है वंध्यता। और वंध्यता के बाद मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक आएगा उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, IVF, ठीक है। तो देखें वंध्यता को। तो वंध्यता स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारा पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 ये जनरल स्वास्थ्य का टॉपिक नहीं देखे हैं, कृपया कर उसे देखने का कोशिश करें ताकि आपको एक एक टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ताकि आपको ओवर कॉन्फिडेंट बढ़ जाए। और बायो का जो डर है, जिस बच्चे को लगता है कि थोड़ी सी कठिन है, भारी है, ये है वो है, आपको हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बस एक एक जो पार्ट हमारा है सब पार्ट को देखें, ठीक है। और जो बच्चे आपके साथी नहीं देख पा रहे हैं उसे जानकारी दें, उसे बताएं, है ना। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे बच्चों को भी कहने का कोशिश करें, है ना। तो पहले चलो शुरू करते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वंध्यता। वंध्यता ये वर्ड आया कैसे, इसके पहले एक एक पार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। जनसंख्या बढ़ी तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी, परेशानी आई, जन स्वास्थ्य में परेशानी आई तो फिर उसको पढ़े हम, मैंने बच्चे उत्पन्न करने में कोई परेशानी नहीं थी, जरूरत से ज़्यादा हो रहा था तो उसको कंट्रोल किए। अब वंध्यता क्या है, अब कुछ ऐसे दंपति हमारे समाज में है कि जिसको असुरक्षित यौन संबंध करते हैं फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, उसे संतान सुख नहीं मिल पाता है। अब ऐसे लोग क्या करेंगे, उसके लिए साइंस ने क्या किया है ना, उसी टर्म को आज देखेंगे, उसी चीज़ों को देखेंगे। तो वंध्यता जो हमारा है इसको अगर परिभाषित करें, असुरक्षित मीन्स क्या, एक ना कंडोम यूज करना है, ना डायफ्राम यूज करना है, ना कोई टेबलेट यूज करना है ना, ना पति ना पत्नी, फिर भी असुरक्षित यौन संबंध कर रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे दंपति होते हैं जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे इस दंपति का ऐसे सिचुएशन मीन्स ऐसे स्थिति को ही हम वंध्यता का नाम दे देते हैं या बांझपन कर देते हैं, है ना। ये पुरुष बांझपन है, स्त्री बांझपन है ना, इस तरह से हम इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो परिभाषा उम्मीद है समझ गए होंगे, मैं लिख लेता हूँ। और सुरक्षित यौन संबंध करने के बावजूद भी कुछ दंपति पति पत्नी बोलते हैं, कुछ दंपति संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति को ही हम वंध्यता या बांझपन कह सकते हैं। अब ये परिभाषा हो गई, इसके कारण अगर जानना हो तो आप इसमें कारण देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हेडिंग कर लीजिए, बांझपन के कारण। कारण में देखें, अब कारण
पुरुष में भी हो सकता है और महिलाओं में हो सकता है, लेकिन हमारे समाज में अक्सर स्त्रियों को दोष दी जाती है, ये स्त्री बच्चे जन्म नहीं दे सकती है, ये बांझ है, वो है, ये देखता नहीं है कि हो सकता है उस पुरुष में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों समस्या होती है, लेकिन पुरुष प्रधान देशों में, पुरुष प्रधान जहाँ जहाँ ज़्यादातर है वहाँ पे अक्सर ये दोष मत दी जाती है, ये तो स्त्री प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये केस दोनों में रोग उत्पन्न हो सकता है, दोनों में किसी एक में कमी होगी तो ये संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि वन्यता बांझपन कहते हैं। तो बांझपन का क्या होता है, पुरुषों में शुक्राणु की कमी, पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो सकता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं शुक्राणुओं का सक्रिय ना होना भी हो सकता है। तीसरा जो है अनियमित अंडोत्सर्ग, महिलाओं में जो अंडा उत्सर्ग होती है अनियमित ढंग से होगा, अनियमित अंडोत्सर्ग भी, अनियमित अंडोत्सर्ग भी एक कारण हो सकता है, या ऐसे इतना अनियमित अंडोत्सर्ग भी दे सकते हैं। और चौथा हम कह सकते हैं गर्भाशय सर्विक्स में रोग, गर्भाशय सर्विक्स में रोग उत्पन्न, ये भी हो सकता है। चौथा पांचवा कह सकते हैं जनन मार्ग में अवरोध, ये भी हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि वन्यता परिभाषा हो गई, और सुरक्षित यौन संबंध के बावजूद भी कोई दंपति को अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति को हम वन्यता कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो सकता है, अगर शुक्राणु है भी तो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, उससे भी ये परेशानी आ सकती है। और माताओं महिलाओं में जो है अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है अनियमित ढंग से होगी, है ना। गर्भाशय सर्विक्स जो होता है उसमें कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा, है ना। जनन मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, यूट्रस का छोटा हो जाना, कई और भी कारण, अनेकों कारण हो सकते हैं। तो ये कारण हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि अब इसके लिए किया जाए। तो अगर ये बीमारी है, देख लीजिएगा टॉपिक आपको, अगर ये परेशानी, अगर ये जो बीमारी है, अगर ये अंततः नहीं छूट पाता है तो उस स्थिति में संतान की प्राप्ति इस दंपति को कैसे हो, है ना, उसके लिए साइंस ने कुछ तरक्की किया है, व्यवस्था किया है ना, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, अब क्या है कि सहायक जनन ग्रंथि, तो यह कैसे आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ आप कह सकते हैं अगर किसी महिला को, दंपति को अगर ये चीज़, ये रोग बीमारी है और ये उत्पन्न परमानेंट खत्म नहीं हो सकता है, तब इसके लिए क्या हो सकता है। इसके लिए तो कर सकते हैं, अगर ये समस्याएं अंततः समाप्त नहीं हो तब ऐसे दंपति को संतान प्राप्ति के लिए
एक विशिष्ट विधि के द्वारा संतान की प्राप्ति हो सकती है, जिसे सहायक जनन प्रौद्योगिकियां ना एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इसे शॉर्ट में ART कहते हैं। तो अब क्या है, ये समस्या खत्म नहीं हो सकता है। समस्या खत्म नहीं हो सकता तो क्या करना है, तो उसके लिए क्या करना है, एक विशिष्ट जो विधि है साइंस ने तरक्की करके आगे बढ़ाया है, तो है इसका नाम क्या है, उसकी सहायता से संतान उत्पत्ति होती है, यह सहायक जनन प्रौद्योगिकी है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहते हैं। अब जैसे की बात करें, इसी के अंतर्गत क्या आता है ना, ये परकनली शिशु जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसको हम बोलते हैं पात्रे निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे डिटेल से आगे, यहाँ पे परकनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप इस क्या करें, स्क्रीनशॉट इसको ले लें, है ना, और उसके बाद हम परकनली शिशु को देखेंगे। ठीक है, चलो आप देखते हैं कि परकनली शिशु, जिसके हमने हेडिंग दिया था। अब परकनली शिशु है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में IVF है ना, IVF भी कहा जाता है। अब ये है क्या, अब टेस्ट ट्यूब बेबी एक नई किरण लेके आई ऐसे दंपत्ति के लिए जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो बहुत ही एक महंगा विधि है ये, है ना, जो अमीरों के बस की ही बात है, गरीब लोग इसे नहीं कर सकते, इसलिए इसकी सफलता तो बहुत कम है। मैं लास्ट में इसकी चर्चा थोड़ी सी कर दूंगा, है ना। इसे बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, सफलता दर इसकी कमी है, ये लाभ हानि भी चर्चा इसमें कर सकते हैं आप हैं। इस सफलता की दर बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारियाँ भी दे रहा हूँ, लेकिन ये सफल भी होते हैं बहुत सारे, हमारे इंडिया में अभी है भी, है ना। तो मैं इसमें कुछ इंट्रोडक्शन इसका फिर बेसिक चीज़ दे दूँ आपको। सबसे पहले कि विश्व की अगर प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन है, जिसका जन्म जो है 26 जुलाई 1978 को
इंग्लैंड के ओल्धम में डॉक्टर एस्ट्रेप्टो और एडवर्ड की देख रेख में हुआ। एडवर्ड की देख रेख में हुआ, है ना। तो देख सकते हैं लुईस ब्राउन है जिसका जन्म 26 जुलाई 1977 को इंग्लैंड के ओल्धम में डॉक्टर स्ट्रेप्टो, है ना, डॉक्टर स्ट्रेप्टो, पैट्रिक स्ट्रेप्टो कर सकते हैं, पूरा नाम इसका है पैट्रिक स्ट्रेप्टो और एडवर्ड की देखरेख में हुआ। द्वितीय विश्व की अब बात करें हम भारत की। भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 6 अगस्त 1986 को मुंबई के केम हॉस्पिटल में इंद्राणी हिंदुजा और कुसुम जावड़ी के देख रेख में हुआ। कुसुम जावड़ी के द्वारा हुआ। कुसुम जावड़ी के द्वारा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो नाम उसका हर्षा, चलो मैं नाम नहीं दिया इसको, भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 6 अगस्त 1986 को मुंबई के केम हॉस्पिटल में इंद्राणी हिंदुजा और कुसुम जावड़ी के द्वारा हुआ, जिसका नाम हर्षा चावला है। और पिछले चावला है और कुछ वर्ष पहले हर्षा चावला ने ना, बड़ी खुशी की बात यह है कि कुछ वर्ष पहले अभी टेस्ट ट्यूब बेबी जिंदा ही है, काफ़ी हेल्दी मोटी है। आप इसको आप देख सकते हो अगर YouTube पे सर्च करोगे तो पहले हर्षा चावला है और कुछ वर्ष पहले हर्षा चावला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और को बेटा हुआ है। और बस खुशी की बात यह है कि इस जो डिलीवरी हर्षा चावला का हुआ नॉर्मल डिलीवरी हुआ। ये प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी है, लेकिन इसका जो फिर बच्चे को जो जन्म दी ये नॉर्मल डिलीवरी इनको हुआ, एक लड़का की प्राप्ति हुआ। और खुशी की ये बात ये है कि इसका जो प्रसव होता है हर्षा चावला का, यही डॉक्टर दोनों ने मिलके यशलोक हॉस्पिटल में किया था। हर्षा चावला ने एक स्वस्थ बेटे को
बेटे को जन्म दिया, जिसको जन्म दिया, जिसको यशलोक हॉस्पिटल में वही दोनों लेडीज डॉक्टर की देख रेख में किया गया। अब समझ गए होंगे कि हर्षा चावला है और कुछ वर्ष पहले हर्षा चावला ने एक वर्ष बेटे को जन्म दिया, जिसको यशलोक हॉस्पिटल में वही है ना, वही दोनों लेडीज डॉक्टर जो उसकी मम्मी का करवाया था देख रेख में किया गया। ठीक है, अब बात करें हम परखनली शिशु की विधियां को पढ़ेंगे। इसको कहते हैं मेथड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। ये मेथड्स 5 प्रकार के हैं। आधुनिक युग में और इससे ज़्यादा तरीकों से टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है, जिसकी बुक में सबकी चर्चा नहीं है, लेकिन मैं यथासंभव जो फेमस है, जिसकी एनसीईआरटी में चर्चा है, मैं सबको यहाँ बता रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखो। सबसे पहले विधि, ये टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते कैसे, होता कैसे है। तो यहाँ पे 5 है, पांचों को मैं थोड़ा सा इसमें फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहले नंबर 1 है अंतरडिंब वाहिनी स्थानांतरण, इसको बोलते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट में जिफ्ट बोलते हैं इसको। और इसकी खोज जो की थी, विकसित किया गया था इस यंत्र का, वो डेबरा एटल ने किया था। तो ये कैसे होता है, जैसे देखिए कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, IVA, है ना। ये बात पहले लिख चुके हैं हम। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे करवाया जाता है, तो देखिए एक लेप्रोस्कोप की सहायता से इसको की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मान लो कि एक पात्र है प्रयोगशाला में, है ना, ये किसी प्रकार ले लिए, है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, ये दाता पुरुष उसको बोलते हैं, जिसका शुक्राणु इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। दाता स्त्री उसको बोलते हैं, जिससे हम अंडाणु लेते हैं। तो ये लेना जरूरी नहीं है, कभी एक अंडाणु ठीक होता है तो सिर्फ पुरुष का लेते हैं, कभी शुक्राणु ठीक रहता है तो सिर्फ अंडाणु किया जाता है। तो कई तरह से होता है, मैं सबकी चर्चा कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक जो मेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्पर्म है, यहाँ पे अंडाणु है। मान लीजिए यहाँ पे ये, यहाँ पे पुरुष, शुक्राणु यहाँ पे, शुक्राणु कहाँ है, तो टेस्टिस में रहता है, इसे क्या बोलते हैं, टेस्टिस। ये ओवरी हो गया। अब यहाँ बात करें कि लेप्रोस्कोप की सहायता से एक यहाँ पे जो हाइड्रोसिल टेस्टिस बोलते हैं, लेप्रोस्कोप स्वीट टाइप से होता है बड़ा सा, उसमें इसको छेद है ना घुसा के उसको टेस्टिस मिलाते हैं, तो शुक्राणु इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और शुक्राणु इकट्ठा करके यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, एक अनुकूल वातावरण होता है, एक प्रयोगशाला के अंदर की बात यहाँ पे है।
ये गर्म नेचुरल तरीका होता है, गर्म में होता है, लेकिन ये तो है एक तरह से को आर्टिफिशियल टाइप से, आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों है, लेकिन आर्टिफिशियल ही मुख्य रूप से नेचुरल पति पत्नी का मिलन है ना, फिर निषेचन, फिर जायगोट बनना, वो अलग बात मेटर है। ये बॉडी से बाहर हो रहा है फिर अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ शुक्राणु यहाँ पाया, फिर यहाँ से उसी तरह से लेप्रोस्कोप की सहायता से यहाँ नानों में किए सुई द्वारा, और यहाँ से क्या किए इसको, फिर यहाँ किए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या बना, जायगोट बना, युग्मज बना। अब जायगोट बनने के बाद धीरे 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 क्या होता है, इसमें डिवीजन क्रिया होती है, विखंडित होता है। विखंडित होते होते क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स में टूटता है। ये जो मान लो युग्मज बना है ना, युग्मज बना 2/4 है ना, 6 और 8, ये 8 में बढ़ता है, 2 4 8 हो जाता है। जब 8 में ये बढ़ता है ना, तब क्या करते हैं, इसको एक यंत्र है ना, लेप्रोस्कोपी, उसके द्वारा फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको हम फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, फिलोपियन ट्यूब कहाँ है, आपने यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे ओवरी है, ये ओवरी है, यहाँ से फिलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब है, ये फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे क्या है, ये यूटेरस है, यूटेरस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये माला जन्म है ना, ये बात से, तो कहने मतलब यहाँ पे है, जैसे यहाँ शुक्राणु लिए, यहाँ अंडाणु लिए, अंडाणु लिए मीन्स ओवरी है ना, इसलिए अंडाणु लिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, 48 घंटे के बाद ये जायगोट बन गया। बनने के बाद क्या हुआ, यह विखंडित होगा, टुकड़ा होगा, तो ये क्या हुआ, 8 टुकड़ों में बढ़ गया। तो ये 2 से लेके 4 8 तक जब हुआ, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, जिफ्ट कहलाएगी, ZIFT। पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, अंतर्डिंबवाहिनी स्थानांतरण। तो आप पूरा इसको लिख सकते हो। इस विधि के द्वारा इसकी खोज किसने किया, देवरा एटल ने किया। इस विधि के द्वारा है ना, पुरुष का शुक्राणु लेते हैं लेप्रोस्कोप की सहायता से, और स्त्री का अंडाणु लेते हैं लेप्रोस्कोप की सहायता से। दोनों को प्रयोगशाला में लेप्रोस्कोप जो पात्र निश्चय है उसमें है ना, दोनों को मिलाते हैं, दोनों का मिलन करवाते हैं। मिलने के उपरांत फर्टिलाइजेशन होता है, मिलने और उसके बाद क्या जायगोट बनता है। जायगोट जब ये 2 से 4 4 से 8 खंडों में बंटना शुरू होता है, तब उसको हम लेप्रोस्कोप की मदद से है ना, उसको फिर डायरेक्ट हम यहाँ डालेंगे, फिलोपियन नली जो है यहाँ फिलोपियन नली में उसको डाल देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण है ना, अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण। तो क्या करेंगे, इसको हम गर्भाशय में इसको यहाँ पे फिलोपियन नली में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है एक विधि आपका पूरा हो गया। अब दूसरा आता है आपको अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण, अंतर्डिंबवाहिनी स्थानांतरण था जिसको जिप्स था वो लग गया। अब अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण की बात हम करें, दूसरा नंबर ये क्या होता है। अब इसी को समझ लीजिए, पहले वाला जब 2 4 8 तक था तो जिफ्ट हुआ है ना। इस प्रक्रिया जो हम यहाँ पर डाल दिए, फिर यहाँ से यहाँ आएगा है ना, फिर यहाँ से बच्चा डेवलपमेंट करेगा, बिगनेंट हो जाएगी है ना, और फिर 265 दिनों के बाद बच्चे को ऑपरेशन करके जन्म दिया जा सकता है ना, वो बच्चे के रूप में आ सकता है बाहर। तो ये था। तो आगे दूसरा जो है, अब 2 से 4 8 हुआ तो पहला हो गया। अब दूसरा हम करेंगे, तो दूसरा हम क्या करना है, जब 8 से अधिक है ना, जब यही 8 से है ना, 8 से जो है 8 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तब यहाँ पे कराएगा IUT करेंगे, इसको IUT करेंगे। जैसे देखिए
तो ये क्या हुआ, सब प्रक्रिया वही होगी। तो मान लो 2, 4, 8, 8 तक में हम उसको ट्रांसफर करके लेप्रोस्कोप की सहायता से हम नहीं डाल पाए यूटेराइन फ्लोपियन ट्यूब में, तो अब हम 8 के बाद ज़्यादा उससे जब बड़ा साइज हो जाएगा तब हम उसको यूटेराइन ये जो है ना फ्लोपियन ट्यूब में नहीं डालेंगे। तो कहाँ डालेंगे, डायरेक्ट हम गर्भाशय में डाल देंगे। तो जिप्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट IUT के द्वारा क्या करेंगे हम, हाँ, जब डायरेक्ट यहाँ डालते हैं तो उसको IUT बोलते हैं। इसको पूरा नाम यहाँ पे क्या है, अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण। डायरेक्ट अंतःगर्भाशय डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि दोनों आप समझ गए होंगे। अंतर्निर्वाहनीय स्थानांतरण जिसको जिप्ट बोलते हैं, उसको हम 8 तक रहता है ना, तो हम उसको जिप्ट के माध्यम से जिप्ट कहते हैं और उसको डायरेक्ट फ्लोपियन ट्यूब डाला जाता है ना। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, IUT क्या होता है, जब 8 से अधिक होता है तब उसको डायरेक्ट यूट्रस में जाके डाल दी जाती है लेप्रोस्कोप के माध्यम से, प्रेग्नेंट महिला हो जाती है और पूरे 265 दिन जब पूरा होता है तो उसको हम ऑपरेशन के द्वारा प्रसव करा ली जाती है। इस तरह से टेस्ट बेबी का जन्म हो जाता है, इस तरह से भी। और इसमें भी आप जिप्ट में करेंगे, जिप्ट में वही होगा, यहाँ डालेंगे फ्लोपियन ट्यूब में आएगा, फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आएगा, है ना। और उसके बाद फिर प्रेगनेंटी होगी, उसके बाद डेवलपमेंट करेगा, फिर वही परिस्थिति 265 दिन चाहे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टेस्ट ट्यूब बेबी को, ये 2 प्रक्रिया मेथड था, इससे भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड यहाँ पे आता है युग्मक अंतःनलिका स्थानांतरण, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका जो प्रयोग किया था एस हेटल द्वारा 1984 में विकसित की गई थी, है ना, ठीक है। और इस विधि में क्या करते हैं, दाता स्त्री से अंडाणु लेकर, दाता स्त्री जो मान लो किसी पत्नी का अगर वो अंडाणु से नहीं होता है तो फिर किसी महिला का जो दाता स्त्री से हम दान ले लेते हैं, जो डोनेट करती है, उससे क्या करते हैं, इसको हम अंडाणु ले लेते हैं, ठीक है। अंडाणु ले लेते हैं और उसके क्या क्या करते हैं, पुरुष के शुक्राणु जो होगा उससे एक निषेचन कराते हैं, ठीक है। निषेचन कराते हैं कहाँ, वही फ्लोपियन ट्यूब में है, नलिका, फ्लोपियन नलिका में स्थान कर देते हैं। और फिर जो दाता पुरुष है जो है उसका क्या शुक्राणु से उसको निषेचन करते हैं, निषेचन करेगा, फिर जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद क्या होगा, फिर वही प्रक्रिया, जायगोट बनेगा, 2, 4, 8 हुआ तो जिप्ट होगा, और उससे बेसी होगा IUT होगा, फिर प्रक्रिया बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी तरीका है, इस तरह से भी ये अलग अलग विधि का नाम हो जाता है, इस तरह से भी शुरुआती होती है, ठीक है। इस तरह से भी इसकी शुरुआती होती है। तीसरा क्या हुआ, युग्मक, डायरेक्ट युग्मक हम करते हैं, है ना, युग्मक संलयन करते हैं, तो ये होगा युग्मक अंतःनलिका स्थानांतरण। अब उसके बाद आता है चौथा, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर इंजेक्शन, इसको शॉर्ट में हम ICSI बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीधे शुक्राणु और अंडाणु, है ना, सीधे शुक्राणु और अंडाणु को प्रयोगशाला में सम्मिलित करा जाती है, मिलाते हैं, सब तो एक ही प्रक्रिया जा रहा है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा तरीका से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए दी बता रहा हूँ, ऐसे बताने को बस एक तरीका, जैसे यहाँ बता देंगे, यहाँ आया मिल गया, ऐसे हो गया, टेस्ट ट्यूब तैयार हो गया, शॉर्टकट वो भी विधि है ना। लेकिन मैं जो चर्चाएं किया होगा मैं सबकी चर्चा कर रहा हूँ, है ना। आप लिखने वक्त किसी एक का चर्चा करते हुए थोड़ा प्रयोग करके लिख दीजिएगा, वो अलग बात है। जानकारी सीखने के लिए आप अधिक से अधिक तरह से सीखिए। तो चौथा जो था क्या था, शुक्राणु और अंडाणु को क्या करते हैं, प्रयोगशाला में सीधे क्या करते हैं, सम्मिलित कराते हैं, फिर निषेचन होता है, जायगोट बनता है, आगे बढ़ता है प्रक्रिया, ठीक है। इस तरह से आपने इसको देखा। अब एक पांचवा और आता है अंतःगर्भाशयी निषेचन, है ना, इसको इंट्रा यूटेराइन स्पर्मिशियन या नहीं तो हम आर्टिफिशियल, है ना, इंसेमिनेशन कहते हैं। ये कृत्रिम विनिषेचन है। कृत्रिम विनिषेचन जैसा कि नाम है कृत्रिम विनिषेचन, इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा या देखा भी होगा, गांव घरों में गाय और भैंसों को पाल खाने के लिए मवेशी हॉस्पिटल या नर जो मेल है सांड है उसके पास ले जाता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधारण जब उसमें भी होता है तो उसमें मवेशी डॉक्टर घर पे आके या हॉस्पिटल में उसे सुई के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उचित होता है ग्वाला के अनुसार, उसके अनुसार उसको
शुक्राणु विवरी जो है सुई के द्वारा उसको योनि के माध्यम से उसको डाला जाता है, जिसके कारण से गाय प्रेग्नेंट होती हैं और फिर वो बच्चे को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार ये इंसानों में जो है कृत्रिम विसेचन जो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इसमें भी जब किसी पुरुष का शुक्राणु कम होता है या उसका शुक्राणु नॉन एक्टिव होता है, सक्रिय नहीं होता है, तो अपने पार्टनर को वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है, प्रेग्नेंट है ना। तो उस रूप में किसी दाता पुरुष के शुक्राणु को लेप्रोस्कोप या सुई के माध्यम से डायरेक्ट जो उसके महिलाओं की योनि में या गर्भाशय में डाल दी जाती है, जिसके कारण से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इस तरह से फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है और बच्चे वो डेवलप करते हैं और फिर जन्म लेते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी का पांचों पार्ट्स 5 तरीकों से ये हो सकता है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी, सबको टेस्ट ट्यूब बेबी ही कहते हैं। इसमें पहला दूसरा जो है काफ़ी फेमस है, जो ज़्यादातर कराया जाता है ना। सबकी विधि मोटामोटी एक ही तरह चलती है, ठीक है। तो डिटेल्स आपने देखा उसको, एनसीईआरटी में सब इसके इंक्लूड है, बाकी किताबों में इसकी चर्चा नहीं, बराबर बहुत कम दिया हुआ, किसी में कुछ, लेकिन जो मैं आपको दिया उसको आप विश्वास के साथ इसको एक एक चीज़ को देखें और एक क्वेश्चन बनावें और बना के उसको सीखने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आपको आ सके। अब इसकी चर्चा देखिए, बहुत समझिए कि जैसे कोई भी टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो गर्भ होने के बाद 265 दिनों के बाद ही शल्य क्रिया के द्वारा ही उसका प्रसव होता है। नॉर्मल डिलीवरी टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से जो बच्चे गर्भ होते हैं उसका टेस्ट नॉर्मल प्रसव नहीं होता है। 265 दिनों के बाद शल्य प्रक्रिया के द्वारा 265-70 के जो बीच है टाइम, उसी में वो शल्य ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चे का प्रसव होता है, ठीक है। ये भी जानकारी आप रखेंगे। तो इस तरह से आप आज यूनिट 1 का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना, उसका चौथा अध्याय पूरा हुआ और इसके साथ ही यूनिट 1 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद है यूनिट 2 है ना, या यूनिट 2 का मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या नहीं, आपको यूनिट 1 का फिर रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। और इसके पहले हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका कुछ क्वेश्चन दूं आपको यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आप उसको बनाएं और घर में रिवीजन करें, अभ्यास करें और सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये आपने सीखा और बच्चों को फिर मैं बता दूँ आप लोगों को, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं आपके सगे संबंधी साथी, तो उसको आप जानकारी दें कि ये यूट्यूब पे ये इस नाम से चैनल चल रहा है ना। उसको देखने का प्रयास करें, आप सीखें और अच्छी तरह सीखते हो तो आप बच्चों को, अपने साथियों को भी कन्विंस करने का कोशिश करो, है ना। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा जो प्रेरणा, मुझे प्रेरणा मिलती है, एनर्जी मिलती है और अच्छे से अच्छे ढंग से आपको हर टॉपिक देने का प्रयास में रहता है ना। कुछ एनर्जी मिलती है और कोशिश करता हूँ अच्छे से ढंग से दूँ। और ये आपने पढ़ने के बाद और बाकी वीडियो यूट्यूब पे होगा, किताबों में है, हर चीज़ है, आप उसको देखें, इसको मिलाएं। आपको कैसा क्या लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।